हेलो एवरीवन, फिज़िक्स शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक नया सेशन लेकर आए हैं। आई होप कि आपने पुराने सेशंस को सभी को देखा होगा और आपको अगर अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करते रहें। वीडियो को पूरा देखें, आपको पूरा टॉपिक उसमें कवर किया जा रहा है और जो एंड तक आप देखेंगे तो आपको सारा का सारा सिलेबस आपको उसमें ईजिली मिल जाएगा। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए, काइनेटिक एनर्जी। क्लास 10th और 11th में भी 11th के स्टूडेंट्स को भी इससे बेनिफिट मिलेगा क्योंकि वहाँ पर भी इसका कुछ पार्ट मिल जाता है। काइनेटिक एनर्जी हम वहाँ पर भी पढ़ते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इससे पहले वाले सेशन में हमने बात की थी व्हाट इज़ एनर्जी। एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी हमने डिस्कशन किया था। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, सिंपल वर्ड्स में आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ रखा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में होता है तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन। यहाँ हम लिख सकते हैं एनर्जी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन, ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। इसलिए हमने ये बताया था आपको कि एनर्जी की अपनी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन या मेथड नहीं होता। आप जो वर्क करते हो वही वर्क बॉडी के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो जिस तरह से हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को समझा था उसी तरह से हम काइनेटिक एनर्जी को भी वर्क की हेल्प से समझने वाले हैं। क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, मान लीजिए कि ये आपकी साइकिल है और साइकिल आपकी रेस्ट में है और ऐसे करके साइकिल इसको एज्यूम कर लीजिए। जब ये रेस्ट में है तो इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। जब आपने इस पर फोर्स लगाया और आपने इसको चलाना स्टार्ट कर दिया तो ये मोशन में आ गई और उस टाइम इसके अंदर एनर्जी हो गई। तो वो एनर्जी कहाँ से आई, आपने कुछ वर्क किया इसको चलाने के लिए। जो वर्क आपने किया इस साइकिल को चलाने के लिए वही वर्क इसके अंदर स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हम किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए जितना वर्क हम करते हैं बॉडी के ऊपर वही वर्क बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। दैट्स सो सिंपल। जैसे कि आप ये बात मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा था, आपने इस पर फोर्स लगाया, आपने पुश किया इसको। जब आप फोर्स लगाएंगे तो आप इस पर वर्क करेंगे जिसकी वजह से ये डिस्प्लेस होकर के यहाँ चला गया। तो यहाँ से यहाँ जाने में जब ये मोशन में था तब इसके अंदर एनर्जी कहाँ से आई थी, जो आपने फोर्स लगाया था उसने जितना वर्क किया और कितनी दूर ये गया। यहाँ से फोर्स लगाया, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो F इंटू एस आपने पढ़ रखा है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है F इंटू एस, F इंटू एस। तो जब आपने फोर्स लगाया बॉडी डिस्प्लेस हो गई इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो आपने कुछ वर्क किया। वही वर्क इस बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया और उसी के हिसाब से अगर आपने हल्का सा फोर्स लगाया तो धीरे से चलेगा, कम दूर जाएगा। आपने बहुत तेज़ फोर्स लगाया तो ज़्यादा डिस्टेंस ही कवर कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि वर्क डिपेंड करता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पर। अगर आप लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएंगे तो लार्ज वर्क होगा, अगर आप थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो कम वर्क होगा, तो कम एनर्जी ही गेन करेगा। अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज़्यादा एनर्जी गेन कर जाएगा। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी के अंदर जब बॉडी मोशन में है उसके अंदर जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन वो आई कहाँ से, वो एनर्जी आई है वर्क डन बाय अस टू ब्रिंग दैट बॉडी इन दैट पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन की उस स्टेट में जिसमें वो है, मोशन की उस स्टेट में लाने के लिए जितना वर्क हमें करना पड़ता है वही वर्क बॉडी के अंदर उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो ये आप समझ लेंगे कि व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी और वो कैसे डेवलप होती है, ये हमने आपको बताया। इसको एक और तरह से आप समझ सकते हो कि मान लीजिए बॉडी रेस्ट में नहीं है बल्कि चल रही है, पहले से ही बॉडी मोशन में है। तो बॉडी जब मोशन में है तो उसे रोकने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी अगर मोशन में है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है और अगर काइनेटिक एनर्जी है तो उसे आपको स्टॉप करना है। उसे स्टॉप करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे आप मान लीजिए कि आप कोई कार चला रहे हो, ऐसे करके ये कार एज्यूम कर लीजिए, ऐसे देखने में नहीं लगेगी बट कार एज्यूम कर लीजिए। आप ये कार बहुत फास्ट स्पीड से चला रहे हो, मान लीजिए कि इसकी स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर। अगर आप इतनी स्पीड से जो गाड़ी है वो चला रहे हो, फिर आपको सडनली ब्रेक लगाने होंगे। सामने अगर कुछ आ जाए जिससे कि सडनली आपको रोकना पड़े तो आपको ब्रेक्स पे फुल फोर्स लगाना पड़ेगा, पूरे प्रेशर से ब्रेक्स को दबाना पड़ेगा।
क्योंकि ये बॉडी के अंदर हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, हाई स्पीड की वजह से, हाई स्पीड की वजह से हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए उसे रेस्ट में लाने के लिए ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। अगर यही गाड़ी, ये सेम गाड़ी, अगर ये सेम गाड़ी मान लीजिए चल रही होती 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और फिर सडनली यहाँ पे जैसे कुछ आया था, यहाँ पे कुछ आ जाता है इस गाड़ी के सामने, तब इसको फिर से रेस्ट में लाना था, आपको उस टाइम बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा इसको रेस्ट में लाने के लिए, क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी कम स्पीड्स में है, तो इसका मतलब उसके अंदर कम काइनेटिक एनर्जी है। ये आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा या नहीं किया होगा तो आप कर सकते हैं। अगर आप साइकिल चलाते होंगे या बाइक चलाते होंगे, गाड़ी चलाते होंगे, तो आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि गाड़ी बहुत तेज़ चल रही है, उसे सडनली स्टॉप करना है तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है ब्रेक्स पर। आपको शायद दोनों ही ब्रेक उसके दबाने पड़ेंगे अगर साइकिल है या बाइक है तब, और अगर आपको बहुत स्लो गाड़ी चला रहे हो तो उस टाइम आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, गाड़ी जल्दी से रुक जाएगी। तो ये किस पे डिपेंड करता है भाई, आप गाड़ी चला रहे थे तो गाड़ी के अंदर थी काइनेटिक एनर्जी, और जब गाड़ी रुक गई तो काइनेटिक एनर्जी हो गई ज़ीरो। तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, किसी मूविंग बॉडी को मोशन से रेस्ट में लाने के लिए जितना वर्क आपने यहाँ से आपने ब्रेक पैडल के ऊपर फोर्स लगाया, तो आपने फोर्स अप्लाई किया, लेकिन गाड़ी यहाँ जाके रुकी इतना डिस्प्लेस होने के बाद, तो यहाँ पर फोर्स लगाया, गाड़ी यहाँ पर जाकर के रुकी है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इतना कर लिया है ऑलरेडी। वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क हो जाता है। तो जब यहाँ पर वर्क इतना हो गया है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी को ज़ीरो करने के लिए भी वर्क करना पड़ता है। और वर्क कम करना पड़ेगा या ज़्यादा करना पड़ेगा, इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। बॉडी के अंदर अगर हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी है तो ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, कम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी है तो फिर कम वर्क करना पड़ेगा। ये डेली लाइफ के एक्सपीरियंस से हमने आपको बताया, जिसको आप खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसके अंदर होती है काइनेटिक एनर्जी। अब कितनी काइनेटिक एनर्जी होती है ये कैसे मेजर करेंगे, या काइनेटिक एनर्जी किस किस बात पर डिपेंड करती है ये कैसे मेजर करेंगे? तो उसके लिए हम यहाँ पर जैसे अभी आपको बताया, एनर्जी मोशन में है, मोशन में एनर्जी आई कहाँ से? वर्क करने की वजह से आई। तो हम वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, एज्यूम करते हैं लेट देयर बी अ बॉडी ऑफ मास m। एक बॉडी है जिसका मास है m, और इनिशियली वो बॉडी थी रेस्ट में, तो u इक्वल्स टू 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल है u। आपने उस बॉडी पर थोड़ा सा फोर्स लगाया, आपने F मैग्नीट्यूड का फोर्स उस बॉडी पर लगा दिया। फोर्स लगाने के बाद बॉडी मोशन में आ गई और उसकी फाइनल स्पीड हो गई v। बॉडी रेस्ट में थी, फोर्स लगाया, बॉडी मोशन में आ गई। जब उसकी स्पीड u से चेंज होकर के v हो गई तो इसका मतलब कुछ एक्सेलरेशन हुआ होगा, बॉडी में कुछ एक्सेलरेशन हुआ होगा। तो बॉडी को रेस्ट की स्टेट से इस वाली स्टेट तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा है। और यहाँ से जैसे बॉडी रेस्ट में थी, यहाँ पे बॉडी रखी हुई है u इक्वल्स टू 0 पर, आपने फोर्स लगाया, तो सडनली तो ऐसा नहीं होगा कि तुरंत इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। इसकी स्पीड v तक इंक्रीज होने में बॉडी ने ऑलरेडी कुछ डिस्टेंस कवर कर ली होगी जब उसकी स्पीड हो गई है v। तो u इक्वल्स टू 0 से रेस्ट की स्टेट से मोशन की इस स्टेट तक लाने में जितना वर्क हमें करना पड़ा है वो वर्क उस बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। या आप ऐसे कह दो, आपने इस पर वर्क किया और वो वर्क इसने उठा करके अपने अंदर रख लिया काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने का मतलब ये वो वर्क डन निकाल लीजिए। वर्क डन कैसे निकालेंगे आप? W इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब इनकी वैल्यूज पुट अप कर दीजिए। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, m इंटू ए, और बचा s। अब इनकी वैल्यूज अभी हमें पता नहीं है तो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, हमने कहा कि जब u इक्वल्स टू 0 से बॉडी की स्पीड v हो गई है तो इतने टाइम में उस बॉडी ने s डिस्टेंस कवर किया, अभी डायग्राम बनाया था।
अब s डिस्टेंस कवर की तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये क्या बताता है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है, बॉडी की वेलोसिटी u से बढ़कर v हो गई, तो उतने टाइम में बॉडी ने कितना कवर किया है, a एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट कितना किया है s। तो यहाँ पर आप वैल्यूज पुटअप करेंगे, ये 0 है, v स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2as, और यहाँ से s अगर आप निकाल रहे हो तो v स्क्वायर अपॉन 2a हो जाएगा। s की वैल्यू उठा के रख दो, देख लीजिए यहाँ पर क्या बनेगा, w इक्वल्स टू m इंटू a और इंटू v स्क्वायर अपॉन 2a, a से ये कैंसिल हो गया तो हाफ mv स्क्वायर। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। इतना वर्क करना पड़ा है उस बॉडी को रेस्ट से इस स्टेट तक लाने में, यही डेफिनेशन है। किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट की पोजीशन से मोशन में लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है वही बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। आपके घर में साइकिल खड़ी हुई थी, आपने साइकिल उतारी और आपने फोर्स लगा के चलाना स्टार्ट कर दिया, बॉडी साइकिल ने v स्पीड गेन कर ली तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो उसे रेस्ट से मोशन तक लाने में आपने कितना वर्क किया, वही उसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो ये वर्क डन जो होगा इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी, और यहाँ पर हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर रिलेशन आपका मिल गया, और ये इसका डेरिवेशन और प्रूफ हो गया कि काइनेटिक एनर्जी को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ दो फैक्टर आपको मिले, एक तो मिला मास और एक मिला वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी अगर सेम काइनेटिक एनर्जी दी जाए, मतलब सेम वर्क किया जाए दो अलग अलग बॉडीज पर, जैसे कि एक यहाँ पर सेम पोजीशन पर एक तो खड़ी है साइकिल, इसको आप साइकिल एज्यूम कर लीजिए, दिस इज अ साइकिल, और एक यहां पर खड़ी है कार, और आप दोनों पर सेम वर्क आप कर रहे हो, यू आर डूइंग सेम वर्क ऑन बोथ ऑफ देम। मतलब कैसे कर रहे हो आप वर्क, आपने फोर्स लगाया, इसको पुश किया और आपने इसको भी पुश किया, तब ये जो कार है आपके फोर्स से ये उतनी स्पीड गेन नहीं कर पाएगी जितना ये कर लेगा। साइकिल तेज दौड़ जाएगी और कार कम स्पीड से, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, मास पर और वेलोसिटी पर। अगर सेम काइनेटिक एनर्जी आप टू डिफरेंट बॉडीज को दे रहे हो तो देखिए क्या कंपैरिजन होगा, k1 अपॉन k2, k1 अपॉन k2 इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ से हाफ कैंसिल m1 v1 स्क्वायर अपॉन m2 v2 स्क्वायर, और ये इक्वल है, मान लीजिए दोनों को सेम काइनेटिक एनर्जी हम दे रहे हैं तो इसका मतलब सेम हो गया, और आप यहाँ से लिखोगे m2 अपॉन m1 इक्वल्स टू v1 अपॉन v2 का होल स्क्वायर, और ये आपको क्या वैल्यू बता रहा है कि v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ m2 अपॉन m1। ये अपोजिट है, जिसका मास ज़्यादा होगा, अगर सेकंड का मास ज़्यादा है तो फर्स्ट की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, फर्स्ट की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो मास कम, मीन जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जिसका वेलोसिटी कम होगी उसका मास ज़्यादा होगा। तो इसीलिए ज़्यादा मास वाली कार साइकिल से कम स्पीड गेन कर पाती है, क्योंकि हमने उसको सेम वर्क किया था और सेम काइनेटिक एनर्जी हमने उसको प्रोवाइड की थी। तो काइनेटिक एनर्जी मास के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होने का मीनिंग ये है, देखिएगा कि k1 अपॉन k2 ले रहे हैं, मास को डबल कर रहे हैं, मास को डबल कर रहे हैं, तो हाफ m v स्क्वायर v1 और हाफ 2m v स्क्वायर v2 स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना बनेगा v1 स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स v2 स्क्वायर, और दैट इज इक्वल्स टू k1 अपॉन k2। और अगर सेम काइनेटिक एनर्जी दे दी जाए दोनों बॉडीज को तब क्या होगा, ये इधर चला जाएगा, v2 स्क्वायर इक्वल्स टू v1 स्क्वायर अपॉन 2, और v2 की वैल्यू आप निकालोगे तो v1 अपॉन स्क्वायर रूट 2। वेलोसिटी कम हो जाती है,
मास बढ़ा दिया आपने, वेलोसिटी कम हो गई, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। आपने मास को किया था डबल, वेलोसिटी हाफ नहीं हुई, वेलोसिटी स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड हो रही है। इट डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को अगर बढ़ा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी? अगर किसी की वेलोसिटी को डबल कर दें, बॉडी वही है लेकिन वेलोसिटी डबल कर रहे हैं, तो अगर आप वेलोसिटी डबल कर दोगे तो k1 अपॉन k2 में क्या लिखा जाएगा? हाफ mv², और यहाँ लिखा जाएगा हाफ m2v का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, तो v² अपॉन 4v² हो जाएंगे और ये कैंसिल हो गए 1/4। इसका मीनिंग ये हुआ k1 अपॉन k2 दिस, और k2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स k1। आपने वेलोसिटी को डबल किया था और काइनेटिक एनर्जी हो गई 4 टाइम्स। तो ये डिस्कशन था हमारा काइनेटिक एनर्जी के बारे में। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन आपको बताई कि किसी भी बॉडी की मोशन में जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है, और अगर बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा वो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। इसका अपोजिट भी ट्रू है कि अगर कोई मूविंग बॉडी है उसके अंदर ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी है, उसको मोशन से रेस्ट में लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा वो हो जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ बात करेंगे टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी में। देखिए काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहले तो आ जाएगा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ये क्या बताता है? देखिए ट्रांसलेशन मोशन जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है। अब क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो मोशन की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होती है, तो अगर मोशन अलग अलग टाइप के होंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग टाइप की हो जाएगी। तो हमें क्या करना है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सबसे पहला टाइप है। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करती है, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करती है तब उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गई, ठीक है। जैसे कि मोशन ऑफ अ कार, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ स्ट्रेट रोड, मुड़ना नहीं चाहिए, स्ट्रेट चलते रहिए आप स्ट्रेट लाइन में। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, आप उसको नीचे को ड्रॉप कर रहे हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। सेकेंड टाइप की एनर्जी आ जाती है हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल का मतलब ये हुआ अगर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है मतलब घूम रहा है। जैसे अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सिस पर, तो अर्थ के अंदर रोटेशनल एनर्जी होती है। और गाड़ी का जो व्हील होता है, गाड़ी का व्हील ऐसे ऐसे घूमता है तो उसके अंदर भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। और अगर आप सिंपली याद रखना चाहेंगे तो स्पिनिंग टॉप, जिसको लट्टू कहते हैं हिंदी में, स्पिनिंग टॉप जो होता है वो ऐसे ऐसे घूमता है, उसके अंदर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। और अर्थ का आपको एग्जाम्पल बता ही दिया। थर्ड टाइप की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। वाइब्रेशंस में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स अपनी जगह फिक्स्ड हैं, जैसे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं अपनी जगह फिक्स्ड है, सिर्फ इधर उधर मूव कर सकते हैं वो, उनके अंदर जो एनर्जी होगी वो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। एक और एग्जांपल, जैसे कि एक टेबल है, इस टेबल पर आपने एक आयरन स्केल को ले लिया, स्टील स्केल ले लिया या कोई और इस तरह की रॉड ले ली, उसको यहाँ से तो फिक्स कर दिया आपने, फिक्स, और इधर से फोर्स लगा के आप इसे ऐसे ऐसे मूव करा रहे हो, फोर्स लगा के छोड़ दिया, वाइब्रेट कर रहा है ये, तो इस टाइम इसके अंदर जो एनर्जी होगी वो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। तो ये था काइनेटिक एनर्जी और उसके टाइप्स के बारे में। काइनेटिक एनर्जी आपको समझ में आ गई होगी, उसके टाइप समझ में आ गए होंगे। और इसके बाद एक और वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक बनता है जिसको कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, व्हाट इज़ वर्क एनर्जी थ्योरम।
तो हम इसको समझ लेंगे, व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। देखिए वर्क और एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड है, वर्क और एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड है। वर्क करेंगे तो एनर्जी डेवलप होगी, एनर्जी खर्च करेंगे तो वर्क कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी होगी तो वर्क कर पाएंगे। तो यही है क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम में। जैसे कि एक छोटा बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि कोई बॉल आपकी तरफ आती है ना, क्रिकेट के मैच में बॉलर ने बॉल को थ्रो किया आपकी तरफ, तो बॉल अपनी काइनेटिक एनर्जी से आ रही थी क्योंकि मोशन में थी। आप बैट्समैन हैं, आपने बॉल जैसे ही आपके पास आई और आपने इस पर फोर्स लगा दिया, यहाँ से फोर्स लगाने पर आपने फोर्स लगाया तो इसकी एनर्जी चेंज हो गई, ये धीरे धीरे आ रही थी, रास्ते में आते आते कुछ स्लो हो गई होगी, आपने फोर्स लगा के और तेज इसको मारा, ये बहुत दूर चली गई, आपने स्पीड को बढ़ा दिया, मतलब आपने काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर दिया। अगर आप हल्के से फोर्स लगा के टुक कर रहे होते तो बहुत धीरे से जाती बॉल, आप बहुत तेज फोर्स लगाते हो तो बाउंड्री के बाहर भी हो सकती है। तो इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी बदलेगी ये डिपेंड करेगा आप कितना फोर्स लगाएंगे उस पर। और जब आप फोर्स लगाएंगे तो बॉडी आपके फोर्स की वजह से कुछ डिस्टेंस भी कवर करेगी, ज़रूर, श्योर है ये, क्योंकि बॉडी फ्री है मूव करने के लिए। तो जब आपने फोर्स लगाया और बॉडी ने मूव कर लिया और उस मोशन के टाइम में उसने कुछ काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर ली, तो वो जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होगा वो वर्क हो जाएगा कि आपने कितना वर्क किया। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम यही बताता है कि वर्क डन ऑन अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। जब आप किसी बॉडी पर वर्क करते हैं तब बॉडी की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है, जैसे अभी दिखा रहे हैं यहाँ पे, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। और कितनी चेंज होगी डिपेंड करेगा कितना वर्क करेंगे उस बात पर। काइनेटिक एनर्जी, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि एक बॉल रेस्ट में थी, मान लीजिए यहीं पे रखी हुई थी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 0। फिर आपने फोर्स लगा के मूव करा दिया इसको, काइनेटिक एनर्जी आ गई इसके अंदर, मान लीजिए 50 जूल एनर्जी आ गई। तो 0 से एनर्जी कितनी आ गई, 50 जूल आ गई। बाद में चेंज कितना हो गया, 50 - 0, 50 यूनिट्स का। तो ये कहाँ से आ गई इतनी एनर्जी उसके अंदर, आपने वर्क किया है। तो जितना वर्क हम किसी बॉडी पर करते हैं वो वर्क उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में खर्च हो जाता है। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। अब ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मीनिंग ये नहीं है कि बॉडी हमेशा मोशन में ही होगी और तभी चेंज होगी उसकी एनर्जी। वो रेस्ट से मोशन में आएगी तब भी चेंज हो जाएगी, मोशन से रेस्ट में आएगी तब भी चेंज हो जाएगी। जैसे बॉल आ रही थी, उधर से बैट्समैन ने हिट किया तो काइनेटिक एनर्जी थी बॉल के अंदर, आप फील्डर हैं, आपने बॉल को फोर्स लगा के रोक दिया, फिर कुछ डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 50 जूल से 0 कर दी, फिर से चेंज कर दिया। तो उस एनर्जी को आपने कितना चेंज हुआ काइनेटिक एनर्जी में डिपेंड करेगा आपने कितना वर्क किया। बहुत तेज अगर आ रही होगी फिर आप रोक दोगे, आपके हाथ में ज़्यादा चोट लगेगी क्योंकि आपने ज़्यादा वर्क किया है। और अगर स्लोली आ रही होगी फिर आप रोक दोगे तो फिर कम आपके हाथ में चोट लगेगी क्योंकि कम वर्क करना पड़ेगा। यही वर्क एनर्जी थ्योरम है। किसी भी मूविंग बॉडी की या किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है, और जो वर्क किया जाता है वो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में होने वाले चेंज के इक्वल होता है। W इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। इसका प्रूफ देख लीजिए, डेराइव कर लेते हैं क्विकली। एक बॉडी थी जिसका मास है m, अब की बार वो 0 से नहीं u वेलोसिटी से चल रही थी। एक बॉडी है जिसका मास है m, u वेलोसिटी से चल रही है। आपका मन किया, आपने उस पर फोर्स लगा दिया F। जब आपने उस पर F फोर्स लगाया तो ये फोर्स लगाने के बाद बॉडी की वेलोसिटी चेंज होके हो गई v। भैया आप ऐसे मान लो कि आपके कोई फ्रेंड है, साइकिल से जा रहे हैं, आराम से u वेलोसिटी से जा रहे हैं, m पूरे सिस्टम का मास है, आपने जाके पुश कर दिया, फोर्स लगा दिया, उनकी स्पीड बढ़ गई तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो गई। लेकिन एकदम नहीं बढ़ती, उसी मोमेंट पे नहीं बढ़ती है, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होता है तब बढ़ती है। तो जब यहाँ से यहाँ तक चेंज हुआ
उतने टाइम में आपके फ्रेंड ने एस डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। तो अब हम निकालने वाले हैं कि कितना चेंज हुआ उनकी काइनेटिक एनर्जी में। वो चेंज कैसे हुआ? आप कहोगे अपने फ्रेंड से यू शुड थैंक टू मी कि हमने आपकी स्पीड बढ़ा दी है। वो कहेंगे कैसे? उन्होंने कहा आपकी जितनी काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ वो हमने वर्क किया था। तो आपको डांटने के बजाय वो आपको थैंक यू कहना चाहिए उनको। देखिए कैसे होगा। तो वर्क डन के लिए फिर से वही वाली बात करेंगे, वर्क डन बाय योर फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का भी पता नहीं कैसे निकाला जाए। यूज अगेन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फिर से यूज करिए आप, तो क्या मिलेगा आपको? v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां से आप s की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as हो जाएगा, और ये 2as के अपॉन में आ जाएगा, तो ये बनेगा दिस इज इक्वल टू s। आपके पास s की वैल्यू आ गई, s की वैल्यू यहाँ उठा के रख दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? w इक्वल्स टू एम ए इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और अपॉन 2a। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a आपके पास आ गया है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा a कैंसिल आउट और हाफ m ब्रैकेट में ये आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? हाफ एम वी स्क्वायर और माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। दिस इज w, वर्क डन। और ये क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी है फाइनल वाली, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो आप इसे, के एफ से डिनोट कर दे रहे हैं। हाफ एम यू स्क्वायर तो इनिशियल वेलोसिटी है, तो के आई लिख दे रहे हैं। तो के फाइनल माइनस के इनिशियल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यही तो चेंज होगा। तो बस यही स्टेटमेंट था कि वर्क डन ऑन अ मूविंग बॉडी और अ बॉडी इन रेस्ट इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। यह है वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट। यहाँ पर आपके काइनेटिक एनर्जी का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था और जो बेसिक थ्योरम्स और प्रूफ्स थे ये कंप्लीट हो गए हैं, और आई होप आपको ये अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए और हमसे जुड़े रहिए, इसको देखते रहिए और चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और तब तक बी सेफ, कीप स्टडिंग, रिमेन एट होम। थैंक यू।